हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 19th ऑफ अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है ब्रह्मोस का फर्स्ट बैच लॉन्च हुआ है। इस आर्टिकल में आपको मैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताऊंगा। ये बैलिस्टिक है, क्रूज है। फिर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के इन डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा। फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा और डिफेंस इकोसिस्टम इंडिया का कैसे डेवलप होगा। ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए रेलेवेंट है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है कुरिंजी की ब्लूमिंग हुई है आफ्टर 8 ईयर्स। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा ये होते क्या है कुरिंजी, इस कुरिंजी की क्या रेलेवेंस है, ये कैसे बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं एक एरिया की। थर्ड आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पोस्टपोन कर दिया है कि भैया शिपिंग इंडस्ट्री में जो नेट ज़ीरो का उन्होंने टारगेट रखा था बाय 2050, उस पे सभी कंट्रीज़ ने अप्रूवल नहीं दिया है। मैं यहाँ पे समझाऊंगा आईएमओ क्या है और क्या टारगेट था, क्यों शिपिंग इंडस्ट्री को नेट ज़ीरो या फिर कार्बन एमिशन ज़ीरो करने की बात की गई थी। यहीं पे आपको मैं उन क्लॉज के बारे में बताऊंगा जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी भी कहते हैं, और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। थर्ड आर्टिकल बात करता है आयुष्मान भारत जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसके सर्वे में देखा गया है कि वुमेन 49% ऑफ द टोटल हॉस्पिटल एडमिशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो वुमेन का है आयुष्मान भारत की स्कीम में। ये जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। यहाँ पे आपको मैं आयुष्मान भारत के बारे में एक बार बताऊंगा, फिर ये किस तरीके से इंडिया के जो हेल्थ फॉर ऑल का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में मदद करता है। इसी के ऊपर GS2 2018 में क्वेश्चन आया है, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज अ प्री रिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर दी ऑल। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल आपको मैं समझाऊंगा, इस आर्टिकल के पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में अपने पॉइंट्स को बहुत ही सही तरीके से आप रख पाएंगे, जिससे आप का जो परसेप्शन है, आपके दिमाग की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एग्जामिनर को समझ में आ सके। लास्ट आर्टिकल बात करता है आर्सेनिक एक्यूमुलेशन में किस तरीके से माइक्रोब इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे आर्सेनिक के बारे में बताऊंगा, माइक्रोब्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे आर्सेनिक एक कार्सिनोजन है, और आर्सेनिक के ऊपर जो 2 पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। काफ़ी कुछ आपको इस आर्टिकल में जानने को मिलेगा। आज इस आर्टिकल की समरी मैं मॉर्निंग में प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिससे लेट नाइट आपको प्रॉब्लम ना हो कि आप रात तक वेट करते थे, फिर आता था, फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो एक डिफ़िकल्टी होती थी रिवाइज करने में। बट अभी क्या है, आई विल ट्राई कि आपको मैं मॉर्निंग में अपडेट करूँ बिफोर 12, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाए। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल देखिए, छोटा सा एक आर्टिकल है, लेकिन अब इस आर्टिकल की बात करें तो हुआ क्या है। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने लॉन्च किया पहला ब्रह्मोस का बैच। कहाँ पे? लखनऊ की यूनिट में। ये जो प्लांट है लखनऊ में बना हुआ है, ये 380 करोड़ के कॉस्ट पे बना हुआ है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है 100 मिसाइल्स पर ईयर बिल्ड करना, हर तीनों फोर्सेस के लिए पूरे अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करना। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि 3000 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है और 500 करोड़ तक जीएसटी रेवेन्यू गवर्नमेंट को हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत बूस्ट होगा। और अब ब्रह्मोस के बारे में बात आती है। ब्रह्मोस क्या है? ये सुपरसोनिक एक्यूरेट लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। अभी आपको मैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का फर्क भी बताऊंगा, बट अभी आर्टिकल बात कर रहा है कि भाई ब्रह्मोस का पहला बैच लॉन्च हुआ है। मेंस आंसर राइटिंग में आप कभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट में या डिफेंस इकोसिस्टम किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर रहा है, तो वहां पे आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि ब्रह्मोस का जो पहला यूनिट लॉन्च हुई है। अगर मैं इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करूं तो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, जॉब क्रिएशन होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, और एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज भी इम्प्रोवाइज होगा। कल मैंने डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर बताया था, आज फिर वही सेम चीज़ है कि जितना आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया किसी भी डिफेंस प्रोडक्ट का होगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो सस्टेनेबिलिटी है, हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, वो कम होगी। टैक्स और रेवेन्यू जनरेशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें R&D और ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कहीं ना कहीं जो बाकी सेक्टर्स हैं, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक और मटेरियल, इन सबको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आपको मैंने बताया था इसरो के टेक की शेयरिंग हुई है सिविल स्पेस में, तो इससे क्या होगा, जो सिविल एरोस्पेस है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन होगा। तो वही सेम चीज़ डिफेंस में बात है, अगर डिफेंस का R&D बेनिफिट करेगा और डिफरेंट सेक्टर्स को, तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। इनको अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इन पॉइंट्स को, जो भी आपको सही लग रहा है, जिस भी पॉइंट के साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको याद रह रहा है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं।
अब चलिए बात करते हैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में। जैसे वर्ड लिखा है बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मतलब बॉल जैसा, ठीक है, बैलून। और क्रूज मिसाइल मतलब ये आपका बेसिकली ऐसी मिसाइल है जो कि एक रिमोटली हैंडल की जाती है, ठीक है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये आपका फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, सुपरसोनिक होती है, इनिशियली बूस्ट होती है, देन इसका फ्री फॉल होता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आप ऐसे समझो डायग्राम के साथ, जैसे यहाँ से एक बार बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई, तो ऐसे आप लोग नोटिस करोगे जो आपका बैलून होता है, बैलून ऊपर हवा में जाएगा, एक बार आपने बैलून को छोड़ दिया तो क्या कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल में अगर प्रोग्रामिंग कर दी कि भैया ये एक्स टारगेट है, अब इस एक्स टारगेट को हिट करना है, सो द वेरी मोमेंट ये अपने पूरे प्लेटफॉर्म को छोड़ेगी बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी। ऐसे करते हुए हवा में जाएगी और ऊपर आप जब चली जाएगी तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये नहीं हो सकता कि जब आधे रास्ते पहुंचे तो सोचे नहीं नहीं चलो रिटर्न करवा लेते हैं, हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं या चलो लोकेशन चेंज कर देते हैं हिट की। वो सब चीज़ें नहीं पॉसिबल है बैलिस्टिक मिसाइल में। द मोमेंट इट्स इन एयर नो वन कैन स्टॉप इट। ये इतनी फास्ट सुपरसोनिक होती है कि स्ट्रेट अवे जाके टारगेट को हिट करती है, ठीक है। तो ये तो एक पहला पार्ट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल बहुत ही स्लो मैन्यूवरिंग करती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये ऊपर जाएगी फिर नीचे, तो इसमें क्या कहीं ना कहीं रिमोटली हैंडल कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल रडार में ईजिली डिटेक्ट हो जाती हैं, बट पॉइंट क्या है, ये इतनी सुपरसोनिक स्पीड पे होती हैं, आप अंदाज़ा लगा देखिए 20-25 मार्क की स्पीड क्या होगी। मतलब साउंड की जो स्पीड होती है उससे 20 गुना ज़्यादा स्पीड इसकी है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी स्पीड में जाएगी ये। तो इसमें रडार होते तो हैं, डिटेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते, इतनी स्पीड में जाती है। लेकिन क्रूज मिसाइल बहुत ही लो एलिवेशन पे, लो ऑर्बिट पे चलती है। इससे क्या होता है, रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते, और जैसे बर्ड की तरीके से जाती है तो रडार को लगता है बर्ड्स जा रही है, तो उतना नहीं डिटेक्ट हो पाता है। तो ये दोनों मिसाइल का डिफरेंस है। अभी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल ईजियर टू डिटेक्ट है। अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो अग्नि सीरीज एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल में निर्भय और ब्रह्मोस मिसाइल आती हैं। ये हार्डर टू डिटेक्ट है क्योंकि लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग होती है। ये मैंने पार्ट आपको समझा दिया। अब देखिए 23 का क्वेश्चन, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर पाथ while cruise missile are rocket powered only at initial phase of the flight। अब आप सोच के देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो जेट प्रोपल्ड होती है सबसोनिक स्पीड पे। क्या थ्रू आउट देयर पाथ जो होता है बैलिस्टिक मिसाइल एकदम सबसोनिक स्पीड पे होती है? अपना दिमाग लगाइए आप। अभी तो मैंने कहा सुपरसोनिक स्पीड पे जाती है ये। सेकंड स्टेटमेंट, Agni 5 is a medium-range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid-fueled intercontinental ballistic missile। तो अभी मैंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल में ब्रह्मोस नहीं है, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, और अग्नि मिसाइल जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर दी, अग्नि वाली उठा के डाल दी ब्रह्मोस में, ब्रह्मोस वाली उठा के डाल दी अग्नि में। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ही सही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपका ब्रह्मोस और अग्नि के बारे में। अभी तो हमको समझ में आ गया ब्रह्मोस क्या एक क्रूज मिसाइल है, फिर आपका जो अग्नि है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। दोनों का फीचर आपको पता है। जो ब्रह्मोस है ये डीआरडीओ प्लस इसरो आपका रशिया के द्वारा बिल्ड किया गया है, और जो अग्नि है केवल डीआरडीओ के द्वारा बिल्ड की गई है। इसकी स्पीड देखिए 2.8 से 3 मार्क, और ये जो अग्नि है अप टू 24 मार्क। आप सोचो कितनी स्पीड है, रेंज इसकी 450 किलोमीटर तक। फिर जो आपकी अग्नि मिसाइल होती है इसकी 5000 तक रेंज होती है। आप सोच के देखिए, इसीलिए कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट पास हो सकती है। इसका जो वॉरहेड होता है कन्वेंशनल वॉरहेड होता है, लेकिन अग्नि में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर भी भेजा जा सकता है कन्वेंशनल के साथ साथ। कन्वेंशनल मतलब जो नॉर्मल आपके बोलते हैं ना गोला बारूद होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन लॉन्च इसमें प्लेटफॉर्म देखा जाए तो आपका लैंड, शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट सबसे लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अग्नि मिसाइल को आप बेसिकली लैंड बेस से लॉन्च कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इसको शिप से, एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है अग्नि मिसाइल, क्योंकि बहुत बड़ी होती है। इसका जो यूज होता है ब्रह्मोस का टैक्टिकल होता है, वहीं पे अग्नि मिसाइल एक स्ट्रैटेजिक इसका स्ट्राइक करने के लिए होता है। मतलब कहीं पे कोई न्यूक्लियर साइट है उसको डिस्ट्रॉय करना है। कभी भी मूविंग टारगेट के लिए क्या अग्नि मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे? आप अपना दिमाग लगाइए, एब्सोल्युटली नॉट। जो आपका मूविंग टारगेट होगा उसमें ब्रह्मोस काम आए, क्योंकि वहां पे रिमोट से हैंडल किया जा सकता है। अग्नि मिसाइल क्या होगी, जो एक स्टैटिक लोकेशन है जहां पे हिट करना है, दैट इज इट, तो वहां पे अग्नि मिसाइल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए बिग प्रैक्टिस क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू इंडियाज मिसाइल सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय
इंडिया एंड रशिया। इज इट राइट? एब्सोल्युटली राइट। अभी मैंने बताया अग्नि सीरीज मिसाइल, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड एंटायरली बाय इंडिया। इज दिस राइट? दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। ब्रह्मोस कैन कैरी बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड। अभी मैंने कहा ब्रह्मोस केवल कन्वेंशनल वॉरहेड जाएगा। कन्वेंशनल मतलब जो जनरली होता है मिसाइल के अंदर, ठीक है, वहां न्यूक्लियर नहीं जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अग्नि 5 इज द लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल केबल ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स आई? 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। तो यहाँ पे ओनली 3 आप सही कर देंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल में कुरिंजी एक फ्लावर होता है, इसकी ब्लूमिंग हुई है 8 साल बाद गुडालूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। कहीं ना कहीं अब ये चीज़ नीलगिरी के एरिया में आती है और नीलगिरी में ये रिसेंटली रिजर्व फॉरेस्ट के तरीके से नोटिफाई किया गया था। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा जंगल जिसे रिजर्व कर दिया गया है, वहाँ पे सर्टेन एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट कर दी जाएंगी, वहाँ पे वो अब पूरा एरिया जो आएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मैं बताऊं तो जो कुरिंजी फ्लावर होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है कि भैया जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जो घास के मैदान है बहुत ही स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और क्लाइमेट में स्टेबिलिटी है। जैसे आपने सुना होगा इंडिकेटर स्पीशीज़, अगर कभी किसी इकोसिस्टम में कभी किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ दिखेगी तो आपको लगेगा हाँ ये हेल्दी है। जैसे आपने सुना हो गौरैया टाइप की, स्पैरो, ठीक है। आप अगर देखने को अभी रिसेंट समय में क्या हो रहा है, बहुत कम उसकी साइटिंग हो चुकी है, लेकिन जब कहा जाता है उसकी साइटिंग ज़्यादा है तो दिखाया जाएगा हाँ भैया एनवायरमेंट स्टेबल है। सेम उसी तरीके से कुरिंजी के ऊपर बात होगी। अगर कुरिंजी है तो एक नेचुरल इंडिकेटर रहेगा ग्रासलैंड हेल्दी है, साथ ही साथ यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच है, हनी बीज अट्रैक्ट होंगी, बर्ड फ्लाई आपकी जो बटरफ्लाइज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वाइल्ड लाइफ जैसे एलिफेंट और टाइगर भी यहाँ पे थ्राइव करें, क्योंकि क्या है इंटरडिपेंडेंट है सारी चीज़ें। अगर ये प्लांट है तो यहाँ पे क्या होगा, हनी बीज होंगी, बटरफ्लाइज होंगी, वो होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से फूडर मिलेगा और जो डिफरेंट स्पीशीज़ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या क्लाइमेट और इकोलॉजिकल कंसर्न है, पहली चीज़ तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा इन्वेजिव स्पीशीज़। आपको मैंने वाटर हायसिंथ के बारे में बताया था, मैंने आपको प्रोसोपिस जूलिफेरा के बारे में बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया। तो जो नील कुरिंजी होते हैं इनवेसिव स्पीशीज़ क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अपने से खा लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो उस इकोसिस्टम में या उस एरिया में जो रहते हैं मेन ओरिजिनल हैबिटेट्स वाली स्पीशीज़ उनको नहीं मिल पाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे। तो जो कुरिंजी ब्लूम होती है ये एक तरीके से माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस को शो करती है। तो अगर यहाँ पे इन्वेजिव स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज या फिर आपका किसी डिफरेंट अनकंट्रोल टूरिज्म होगा तो ये पूरे के पूरे ग्रासलैंड को ही इम्पैक्ट करेंगे, थ्रेट करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया। यहाँ पे आप नोटिस करो नीलगिरी के ऊपर बात हुई है, कुरिंजी के ऊपर बात हुई, तो कुरिंजी का एक बेसिक मतलब है ये रेयर एंडेमिक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया ये एंडेमिक है, कुरिंजी के ऊपर नहीं डाला गया, किसी दूसरे एक स्पीशीज डाल देंगे, कोई एनिमल की स्पीशीज डाल देंगे, बोल देंगे ये एनिमल स्पीशीज एंडेमिक है। इवन तो पूछा भी गया टर्मरिक इज एंडेमिक टू इंडिया या टर्मरिक इज एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया, ये पीवाईक्यू में डाला गया, इसलिए मैंने एंडेमिक यहाँ पे लिखा। तो ये फ्लावरिंग प्लांट होता है वेस्टर्न घाट में। कुछ फेमस स्पीशीज कुरिंजी की बात की जाए तो नील कुरिंजी जो हर 12 साल पे एक बार उगता है, फिर आपका सेसिल्स जो होता है वो हर 8 साल पे होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस आपको ऑलरेडी बता दिया, ये ग्रासलैंड की हेल्थ को शो करते हैं। ये इतना समय क्यों लेते हैं, मतलब ये जो आपको देख रहे हो ये 12 साल 8 साल बाद ही क्यों फ्लावर इसमें उगता है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो हर एक फ्लावर प्लांट होता है ये अपनी लाइफ में केवल एक बार फ्लावरिंग करता है, एक बार केवल ब्लूमिंग होती है इसकी, और इसी वजह उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। फिर जो सीड्स होते हैं उसी मास सीड प्रोडक्शन से नेक्स्ट जनरेशन तैयार होने में लगता है इतना 8 से 12 साल, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। अब थोड़ा सा नीलगिरी के बारे में समझ लीजिए। ये क्या है, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट मतलब ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे स्प्रेड है अक्रॉस तमिल, केरला, कर्नाटका, और ये तीनों स्टेट के जंक्शन में आता है। कौन सा, नीलगिरी हिल्स जिसे कहते हैं। नीलगिरी का मतलब है नीला माउंटेन्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लूइश नील कुरिंजी है, इस वजह से इसका नाम ही नीलगिरी रख दिया गया, ठीक है। अब हाईएस्ट पीक यहाँ दोडाबेटा है, मेजर टाउन्स ऊटी, कुन्नूर, ये सारी चीज़ें आती हैं। रिवर की बात करें भवानी, फिर मोयार, काबिनी, फिर आपका पाइकारा, ये सारी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। फिर अगर आप फ्लोरा फौना की बात करो यहाँ पे शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी तार, लायन टेल्ड मकाऊ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, हॉर्नबिल के ऊपर क्वेश्चन है, एलिफेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया, इनके हैबिटेट के ऊपर आ चुका है। जो जो चीज़ें मैं बोलूँ आपसे
कि बेटा यहाँ से इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर जा करके एक बार चेक किया करिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करूँ तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, मुकुर्ती नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर ये सब यहाँ पे हैं। अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये कि मुद्दुमलाई मुकुर्ती नेशनल पार्क यहाँ पे कोई रिवर आके इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कुलेरू लेक में कौन सा रिवर आके ड्रेन कर रहा है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क में क्या कोई रिवर है, कोई रिवर स्टार्ट हो रहा है या ड्रेन कर रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू नीलगिरी हिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नीलगिरी फॉर्म पार्ट ऑफ जंक्शन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। क्या पार्ट करता है? ऑब्वियसली पार्ट करता है। दोनों बेटा इन नीलगिरी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ तमिलनाडु। इज इट राइट? एब्सोल्युटली। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखो किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है। कह रहा है कि भैया एट अमायो 57 नेशन वोट फॉर डिलेइंग फ्रेमवर्क फॉर कार्बन फ्री शिपिंग। अब पहले आपको मैं आर्टिकल समझा देता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, जो आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की एक बेसिकली बॉडी है। तो इस बॉडी ने क्या किया, एक टारगेट रखा। इन्होंने कहा कि भैया जो शिपिंग इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, फ्यूल यूज़ होता है। तो ये जो फ्यूल यूज़ होता है इससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने टारगेट रखा कि बाय 2050 हम शिपिंग को नेट ज़ीरो कर देंगे, मतलब इससे ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा। लेकिन अब क्या हुआ, ये तो इन्होंने एक प्रपोजल रखा, इस प्रपोजल के बाद यहाँ पे वोटिंग होनी थी। तो अब जब वोटिंग हुई तो उस वोटिंग में क्या हुआ, उस वोटिंग में बहुत सारे देशों ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। अगर बेसिकली बात की जाए, इनिशियली 63 कंट्रीज ने सपोर्ट किया था, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड थी। लेकिन जब फाइनली इस चीज़ का क्या हुआ, जब इसको वोटिंग पे डाला गया तो इसमें 57 कंट्रीज ही फेवर में वोट की, 49 अगेंस्ट चली गई। उसके पीछे रीज़न क्या है, यूएसए का प्रेशर। यूएसए ने स्ट्रेट अवे इस चीज़ पे बोला भैया अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो यूएसए के कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बोली कि भैया ये एक ग्लोबल ग्रीन स्कैम टैक्स है, और इससे कहा कि ये कॉस्टिंग बढ़ाएगा अमेरिकन कंज्यूमर की, इस वजह से उन्होंने मना किया। और जब यूएसए ने मना किया तो उन्होंने अपनी अलाइड कंट्रीज़ को भी बोला होगा कि भैया अब ये सारी चीज़ें गलत हैं, इसको आप सपोर्ट मत करिए। इस वजह से ये चीज़ डिले हो गई, जो आपका शिपिंग में नेट जीरो या कार्बन फ्री शिपिंग के ऊपर बात की गई थी, ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आओगे। लेकिन अब इस आर्टिकल से कनेक्टेड आपको आईएमओ एक क्या है, स्टैटिक टर्म है। आपको आईएमओ के बारे में बताऊं तो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। 175 मेंबर से ज़्यादा स्टेट्स हैं। पर्पस इसका है सेफ, सिक्योर, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल शिपिंग करना इसका पर्पस है, ठीक है। मतलब कंट्रीज में ये अच्छे से हो। अगर की फंक्शंस की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड सेट करता है शिप की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। मैरीन पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो शिप से होता है उसको रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल शिपिंग के कन्वेंशंस को भी ये डेवलप करता है, जैसे मार्पोल सोलास। फिर यहीं पे ये टेक्निकल कोऑपरेशन भी मेंबर स्टेट्स में प्रमोट करता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आईएमओ के बारे में है। अब यही आईएमओ से कनेक्टेड पार्ट आता है व्हाट इज अनक्लॉज, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहते हैं। तो जो आईएमओ है बेटा ये एक स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। वहीं पे जो अनक्लॉज आप देख रहे हो ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। अगर आप डेट अडॉप्ट करोगे तो 1982 और 1948 में आईएमओ आया। तो जो पर्पस है अनक्लॉज का, ये मैरीटाइम राइट्स को, टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को गवर्न करता है। वहीं पे जो आईएमओ है ये क्या करता है, ये सेफ, सिक्योर, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल शिपिंग को इंश्योर करता है, ठीक है। जो अनक्लॉज है ये क्या है, ये लीगल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन स्टेट्स की जो सी पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फंक्शंस डिफाइंड होता है, टेरिटोरियल वाटर किसका कितना है, ईईजेड कितना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी है। एनफोर्सिबिलिटी की बात की जाए तो जितने मेंबर्स ने इसको रेटिफाई किया होगा उनके ऊपर ये बाइंडिंग है, ठीक है। अगर कभी इसका किसी तरीके से वायलेशन होगा तो ट्रिब्यूनल्स में इसका आर्बिट्रेशन किया जाएगा, अपील की जाएगी, ठीक है। ये मैंने अनक्लॉज के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। 2022 में देखिए क्वेश्चन क्या है, रिगार्डिंग अनक्लॉज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन क्या है, टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ये सही है। शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल लैंडलॉक एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू टेरिटोरियल वाटर। ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी शिप अगर पास हो रही है किसी टेरिटोरियल सी से तो वहां पे उनके पास सेफ पैसेज, इनोसेंट पैसेज जिसे कहते हैं, उसका राइट है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड नहीं एक्सटेंड करेगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नॉटिकल माइल। अभी आपका होमवर्क है, नॉटिकल माइल्स को पता करिए, 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा, ये किलोमीटर में नहीं है बेटा, ये नॉटिकल माइल्स बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डाला हुआ है। फिर एक डालेंगे भैया ये आपकी क्या है, ये आपका एक प्रॉपर सी है जिसे
ओपन सी कहते हैं, वो एक अलग तरीके से देखा जाता है, बट अभी आपको सिर्फ इनक्लॉज के बारे में इतना जानना है। 24 का क्वेश्चन देखिए, उनक्लॉज के ऊपर पूछा गया, क्या कह रहे हैं, उनक्लॉज ऑथराइजेज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक डायरेक्ट एक्शन। अब आपको पढ़ते ही लग रहा होगा उनक्लॉज में आर्बिट्रेशन कैसे होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपील की जाती है, ये थोड़ी कि डायरेक्ट एक्शन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड कह रहा है उनक्लॉज डिफाइंस कंटेजियस जोन एंड स्पेसिफाइज इट्स फंक्शन, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो उनक्लॉज है वो डिफाइन करता है किसका कितना जोन है। बोथ यूएसए एंड इंडिया हैव रेटिफाइड उनक्लॉज, ये गलत है, क्योंकि यूएसए इस चीज को उतना वो नहीं सपोर्ट करता है। उनक्लॉज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू लैंडलॉक स्टेट्स, क्या ये सही है? आप खुद देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनक्लॉज ने लैंडलॉक स्टेट्स को एक इनोसेंट पैसेज का राइट दिया है, तो वही सेम चीज 24 में उन्होंने घुमा के पूछ लिया है कि उनक्लॉज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू लैंडलॉक स्टेट्स, तो 2 and 4 इज द राइट वन। चलिए अब देखते हैं 21 का क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे ग्लोबल ओशन कमीशन करता है, ये आपको खुद से पता करना है, ठीक है, कौन इस चीज को ग्रांट करता है। फिर यहाँ पे आप देखिए, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। आप सोचिए, क्या इंडिया को ये लाइसेंस मिला है? एब्सोल्युटली मिला तो है ये। रेयर अर्थ एलिमेंट आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन द इंटरनेशनल वाटर। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आपको साउंड करेगा ये रेयर अर्थ मिनरल क्या सी फ्लोर पे प्रेजेंट है इंटरनेशनल वाटर के? तो आप बोलोगे एब्सोल्युटली प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, व्हाट आपका होमवर्क ये है, ग्लोबल ओशन कमीशन। अब आपको सर्च करना है व्हाट इज दिस ग्लोबल ओशन कमीशन और कौन लाइसेंस देता है सीबेड एक्सप्लोरेशन का, तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है। ये तो गलत हो जाएगा आपका, फिर ये भी आपका गलत हो जाएगा। 2 और 3 तो सही है, तो 2 and 4 में कौन सा सही होगा, उसके लिए आप ग्लोबल ओशन कमीशन को एक बार देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, ये बात करता है वुमेन फॉर्म करती हैं 49% ऑफ टोटल हॉस्पिटल एडमिशन विद आयुष्मान भारत। अब इस पे बात ये क्या हो रही है, आपको पता होगा आयुष्मान भारत में जो बेसिकली मेन पार्ट रखा गया था उसमें इंश्योरेंस की बात रखी गई थी, ठीक है। अगर मैं ट्रीटमेंट पैटर्न बताऊं वुमेन का, तो इसमें क्या है, डायलिसिस, मल्टीपल पैकेजेस, फिर जो डिफरेंट इलनेस होती है वुमेन को, उसमें इसको यूज़ किया गया है। अगर स्कीम के ओवरव्यू बात करें तो 2018 में लॉन्च की गई थी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स है। ये हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है 5 लाख पर फैमिली को पर ईयर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगी हेल्थ फॉर ऑल में, कौन सी, आयुष्मान भारत स्कीम। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, यूनिवर्सल कवरेज का एफर्ट किया जाता है, जिसमें 15 करोड़ तक फैमिली जो है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे कवर की जाती हैं। यहाँ पे वुमेन कॉन्स्टिट्यूट कर रही है 49% ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। यहाँ पे जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है वो काफ़ी वाइड है, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं बेटा वो भी कवर किए जाते हैं इसमें। फिर यहाँ पे क्रिटिकल ट्रीटमेंट का एक्सेस भी मिलता है, साथ ही साथ क्रिटिकल ट्रीटमेंट मतलब ऐसे ट्रीटमेंट जो कि एक्यूट इलनेस में आते हैं, कैटरैक्ट्स वगैरह या फिर जो ह्यूमोडायलिसिस वगैरह होता है, इन सब में जो आयुष्मान भारत है वो कवरेज देता है। ग्रास रूट आउटरीच होता है, मतलब आपके द्वारा आयुष्मान 3.0 में क्या है, कम्युनिटी लेवल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भैया सरकार की ये स्कीम है, आप जाइए इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो हॉस्पिटल का बिल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, पहला चैलेंज तो वही है कि भैया अवेयरनेस और एनरोलमेंट गैप है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो एनरोल्ड नहीं है, इंफ्रा और ह्यूमन रिसोर्स का गैप है, फिर क्वालिटी ऑफ केयर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स उतनी जल्दी इस चीज़ को सैंक्शन नहीं करते हैं। अभी भी सारे के सारे स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स में इसको नहीं रखा गया है आयुष्मान भारत को, तो क्वालिटी ऑफ केयर उतनी ज़्यादा नहीं है। फ्रॉड और मिसयूज ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर बिलिंग, अननेसेसरी प्रोसीजर्स इसमें डाले जाते हैं। इसमें क्या होता है, आयुष्मान भारत की जो लिमिट होती है उसको यूटिलाइज किया जाता है, डेटा मॉनिटरिंग सही नहीं हो पा रही है, और इसकी वजह से फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं सही हो पा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा हेल्थ केयर कॉस्ट गवर्नमेंट के ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, गवर्नमेंट का बजट पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ओवर बिल हो जाएगा। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रॉड और मिसयूज भी हो रहा है ना इसका कहीं ना कहीं, तो वो लोग जो एलिजिबल है ही नहीं स्कीम के लिए, अगर उनको भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट की बजटिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर 2022 में देखिए आयुष्मान भारत मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। अब लिख दिया है मस्ट, क्या मस्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसा तो है नहीं कि अपोलो मेदांता में आपको दिख रहा है ये, नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। क्या हर एक सिटीजन को इसका हिस्सा बनना जरूरी नहीं, ये तो सिर्फ बनाया गया किसके लिए, जो लोग वल्नरेबल हैं, जिन लोग के पास उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है,
ठीक है। फिर सेकंड और फर्स्ट आर्टिकल तो गलत हो जाता है। थर्ड आर्टिकल की बात की जाए तो ये क्या कहता है, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। क्या ये सही है? दिस इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको कार्ड मिलेगा, ठीक है, आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा। उस कार्ड का इस्तेमाल करके क्या कर पाओगे, आप इंश्योरेंस का क्लेम कर पाओगे। जहां भी जाओगे आपके हेल्थ कार्ड पे सारी चीजें मेंशन्ड होंगी और इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपना इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है किस पे, अब आप देखिए आर्टिकल में टू द पॉइंट कहा जाए, आर्टिकल है तो बड़ा, लेकिन बात दो चीजों की परे हो। एक हो रही है आर्सेनिक, दूसरा हो रहा है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब होता क्या है, देखिए जो आपका राइस होता है, चावल जिसे होता है, ठीक है, अगर एक बॉक्स में क्या हो रहा है, चावल रखा हुआ है, एम्प्टी ग्रेन रखा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, आर्सेनिक जो होते हैं एक टॉक्सिन्स होते हैं बेसिकली, और इसको कार्सिनोजन भी कहा जाता है, मतलब इससे कैंसर कॉजिंग एलिमेंट भी होते हैं। ये ह्यूमंस के लिए और प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हुआ क्या कि भाई साहब, जो आपके राइस होते हैं उसमें आर्सेनिक जब डेवलप होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा डिसीजेस फैलती हैं, और डिसीजेस होने से क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया का जो यील्ड है उसका लॉस होता है। 70% तक यील्ड लॉस हो जाता है, मतलब जो राइस होता है वो खराब हो जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि भैया ये आर्सेनिक कैसे टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पीछे रोल आता है माइक्रोबियल का रोल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो एक मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया होता है जो आर्सेनिक को टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए भैया, आर्सेनिक टॉक्सिक बन जा रहा है तो उस कैसे बन जा रहा है, तो उसमें एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया, जो कन्वर्ट कर दे रहा है उसको टॉक्सिक फॉर्म में। फिर यहीं पे एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं डीमाइथिलेटिंग आकिया। ये क्या करता है कि जो टॉक्सिक फॉर्म होती है इसको ब्रेक डाउन कर देता है और उसको कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होने से रोकता है, आर्सेनिक के जो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए वल्नरेबल रीजन्स क्या है, ऐसे पैडीज जो कि न्यूली कल्टीवेटेड हैं, ठीक है, जैसे यूएसए, चाइना, साउथ यूरोप, ये सब क्या होता है, यहाँ पे जो चावल या फिर आप धान जनरली जिसे कहते हो पैडी, उसको जब एक जहाँ रखा जाता है तो न्यूली कल्टीवेटेड होते हैं। और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज होता है ये इस सिचुएशन को और ज़्यादा टॉक्सिक और ज़्यादा वर्स कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होते हैं, फ्लडिंग होती है और मॉइस्चर होता है, ये सारे के सारे एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होते हैं बैक्टीरिया के डेवलप होने के। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि भैया हमें मिड सीजन ड्रेनेज करना होगा, ठीक है, जिससे जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं ये कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाएं, और सॉइल को ऑक्सीजनेटेड करना होगा। सॉइल को ऑक्सीजनेट करने का मतलब क्या है, जिस मिट्टी में हो रहा है उस मिट्टी को कहीं ना कहीं हमें उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रखनी होगी। हमें सिलिकॉन फर्टिलाइजेशन का यूज़ करना होगा, इससे क्या होगा, आर्सेनिक का अपटेक राइस में कम होगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो एम्प्टी ग्रेन बॉक्स में होगी, लेकिन आर्सेनिक एंटर कहाँ से हो रहा है, अब ये भी तो क्वेश्चन है, क्या डिब्बे में कोई डाल रहा है, नहीं, आर्सेनिक जो होता है वो आपका, ये मान लो आपका सॉइल है, तो सॉइल से अपटेक हो जाता है किसका, आर्सेनिक का, राइस के द्वारा। तो अगर हम लोग सिलिकॉन फर्टिलाइजेशन करेंगे तो इससे जो आर्सेनिक का अपटेक है कहीं ना कहीं कम होगा। क्रॉप रोटेशन जो है वो माइक्रोबियल बैलेंस को बना के रखेगी, मतलब जो मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो मेंटेन रहेगा। फिर आर्सेनिक का हमें बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करना होगा, जिससे कंप्लीटली आर्सेनिक पे ही फोकस ना हो, हमारा फोकस और भी जहाँ पे होना चाहिए, जिससे कल को कोई और दूसरे टॉक्सिन्स ना डेवलप हो। जैसे आपको मैंने एफ्लाटॉक्सिन्स के बारे में बताया था, ये कैसे होता है, फंगस से होता है, और एफ्लाटॉक्सिन्स के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछा गया है। हमें पॉलिसी अपडेट्स रखनी होगी जिससे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे से डिसाइड किए जा सकें कि भैया आर्सेनिक तो नहीं प्रेजेंट है इस राइस में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया ये टॉक्सिक हो चुका है और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है इस पूरे आर्टिकल का मेन मतलब, आर्सेनिक का मतलब समझ गए आप, और फिर माइक्रोबियल रोल समझ गए। अब देखिए 2013 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो आप देखोगे सॉर्बिटॉल जो है बेटा आपका, वो ड्रिंकिंग वाटर में ऐसे नहीं पिया जाता। सॉर्बिटॉल क्या है, बेसिकली एक अल्कोहल है, ठीक है, तो सॉर्बिटॉल नहीं फाउंड होगा। क्या फ्लोराइड मिलेगा आपको, सोच के देखिए, ठीक है, आप दिमाग लगाओगे तो आर्सेनिक और यूरेनियम तो मिले, क्योंकि लैंड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप 1 और 5 जहाँ पे वो तो कर सकते हो, तो 1 और 5 कहाँ पे, 4 पे है और 3 पे है, तो आप समझ जाओगे 4 तो नहीं होने वाला, क्योंकि सॉर्बिटॉल नहीं है, बेसिकली वो एक अल्कोहल में जा रहा है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट, जो कि फ्लोराइड हो गया और यूरेनियम हो गया, ठीक है। चलो 2020 का क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मर्करी। तो अपने आप से सवाल पूछे, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट पूछा गया हो तो पूछिए डज इट कंटेन, अगर आप बोलोगे यस तो अपने आप से बोलिए व्हाई,
अपने आप से पूछो कि डज इट कंटेन, इफ यू से येस तो कहते हैं वाई येस, इफ यू से नो देन से वाई नो। तो यहाँ पे आप देखोगे कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, क्या कोल ऐश तो एक नेचुरल है कहीं ना कहीं, तो क्या उसमें आर्सेनिक, लीड और मरकरी नहीं प्रेजेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, नेचर इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, हर एक चीज़ नेचर में किसी न किसी फॉर्म में पाई ही जाएगी, कभी भी नेचर को लिमिट नहीं रखी जाएगी। कोल फायर पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन दी एनवायरमेंट, क्या ये नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, क्या ये करता है? आप खुद से दिमाग लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो इंडियन कोल है वो उतना ज़्यादा सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसमें हाई एश कंटेंट भी आपको मिलेगा, तो इसमें आपको देखेंगे कि तीनों सही हैं। फिर अब यहाँ पे आप इसका आंसर कर दोगे, फोर्थ वन इज द राइट वन। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।